Hello everyone, my name is Dr. Amit Vats and the important topic is harmonic function of module number 4. This is the very important topic, harmonic function. A function of xy is continuous and having first order and second order partial derivative. स्टूडेंट ध्यान दीजिए, मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ जेड एक्स वाई का फंक्शन है, यानी उसमें u है, उसमें v है, या फिर जो भी आप f फंक्शन लेना चाहें, u भी हो सकता है, v भी हो सकता है, f भी हो सकता है, यानी वन कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। कोई फंक्शन है जो ये एक्स वाई का फंक्शन है, वो कंटिन्यूअस है। चूँकि उसके डेरिवेटिव आने हैं इसीलिए मैंने कहा कि वो कंटिन्यूअस है, और फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए। क्यों हम सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव तक की बात कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इसमें जो हार्मोनिक फंक्शन होता है सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव निकालने पड़ेंगे। क्यों निकालने पड़ेंगे? क्योंकि हार्मोनिक फंक्शन वही होता है जो सेटिस्फाई दी लाप्लास इक्वेशन। व्हाट इज लाप्लास इक्वेशन? जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो लाप्लास इक्वेशन इज डेल स्क्वायर एफ इक्वल्स टू 0। दिस इज द लाप्लास इक्वेशन। यानी इसका क्या मतलब है? डेल स्क्वायर एफ इक्वल्स टू 0 का ये मतलब है कि मैं x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करूं f का 2 बार, f का डिफ्रेंशिएशन 2 बार करूं विद रिस्पेक्ट टू y, और वो 0 के बराबर हो जाए। अगर वो 0 हो जाता है तो लाप्लास इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी। कोई इक्वेशन अगर लाप्लास है और वो वेरीफाई है तो फंक्शन इज कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। इसी फंक्शन को हम हार्मोनिक कहते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर f में मैं इक्वेशन को वेरीफाई करना चाहूँ तो f हार्मोनिक है, और अगर u में इक्वेशन को वेरीफाई करना चाहूँ तो u हार्मोनिक है। अगर मैं v में फंक्शन को सेटिस्फाई करवाना चाहूँ इस लाप्लास इक्वेशन को तो फिर v हार्मोनिक है। यानी मैं जिसके लिए भी हार्मोनिक फंक्शन टेस्ट कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, उसके लिए मुझे ये लाप्लास इक्वेशन वेरीफाई करवानी होगी, सेटिस्फाई करवानी होगी। फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल वाई निकाले जाएंगे। फिर सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वी स्क्वायर निकाले जाएंगे। यानी जब ये डेरिवेटिव आ जाएंगे तो उसके डेरिवेटिव का सम करेंगे, और वो यदि 0 के बराबर हो जाता है तो मेरी जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो जाएगी, एंड दिस इज़ द लाप्लास इक्वेशन। और अगर कोई फंक्शन इस लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इट इज़ कॉल्ड हार्मोनिक फंक्शन। तो फंक्शन हार्मोनिक हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस अभी आपके सामने रखेंगे, डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती हैं उसको डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहली थ्योरम है, अगर एफ जेड मेरे पास u प्लस आई वी कोई भी एक एनालिटिक फंक्शन है, सम रीजन में, किसी रीजन में u एंड v आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर u और v दोनों हार्मोनिक हैं तो फंक्शन, अगर u और v दोनों हार्मोनिक है तो फंक्शन जो एफ जेड है वो एनालिटिक होगा। और अगर कोई फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो उसके जो दो पार्ट होते हैं u और v वो दोनों हार्मोनिक होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि एफ जेड बराबर u प्लस आई वी होता है। ये u भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये v भी लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अलग अलग दोनों सेटिस्फाई करेंगे तो फंक्शन एनालिटिक होगा। और अगर फंक्शन एनालिटिक है तो डेफिनेटली u और v दोनों ही लाप्लास इक्वेशन को वेरीफाई करेंगे। ये मतलब है इस थ्योरम का। तो अगर हम इसका प्रूफ समझना चाहें, हालांकि प्रूफ की अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर आइडिया आपको लेना है, तो एफ जेड मेरे पास u प्लस आई वी एक एनालिटिक फंक्शन है। अगर ये एनालिटिक फंक्शन है तो मैं इसके लिए कोची रीमेन इक्वेशन को वेरीफाई करवाऊं, क्योंकि मेरा फंक्शन एनालिटिक है। अगर वो एनालिटिक है तो कोची रीमेन इक्वेशन को वेरीफाई करेगा। मैं कोची रीमेन इक्वेशन को लेकर के चला, और कोची रीमेन इक्वेशन को लेकर के चलते हुए मैंने सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव निकाले, उनका सम बनाया u के रेस्पेक्ट में भी और v के रेस्पेक्ट में भी। जब मैंने u और v के रेस्पेक्ट में दोनों के डेरिवेटिव निकाल के सम किए तो मेरा जो फंक्शन था u और v दोनों ही हार्मोनिक हो गए। यानी u भी हार्मोनिक है और v भी हार्मोनिक है। लेकिन ये होता तब है जब फंक्शन एनालिटिक होता है। अगर फंक्शन एनालिटिक नहीं था तो फिर मैं ये इक्वेशन वेरीफाई नहीं कर पाता। यानी स्टूडेंट्स, अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके लिए u और v एनालिटिक होने चाहिए। u और v कोची रीमेन इक्वेशन को, लाप्लास इक्वेशन को वेरीफाई करने चाहिए। और अगर कोई u और v लाप्लास इक्वेशन को वेरीफाई कर देता है, यानी अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है
तो उसके लिए u और v दोनों हार्मोनिक होंगे, और अगर u और v दोनों हार्मोनिक है तो फंक्शन एनालिटिक होगा। एक और थ्योरम को समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स। केवल आपको थ्योरम का स्टेटमेंट ही समझना होगा, उसको प्रूफ पर जाने की आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि पेपर आपका ऑब्जेक्टिव है जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव तो ईजिली बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव किसी थ्योरम से बन सकते हैं, बस आपको उसके थ्योरम के स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होगा। देखिए क्या कह रहा है, एवरी एनालिटिक फंक्शन, जितने भी एनालिटिक फंक्शन होते हैं उसमें एक u होता है, एक v होता है, यानी एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, वो दोनों ही कर्व होते हैं। यानी अगर u ऑफ एक्स वाई एक कर्व है और v ऑफ एक्स वाई भी एक कर्व है तो फंक्शन हमेशा ही ऑर्थोगोनल होंगे। यानी जो कर्व C1 है, जो कर्व C2 हैं, वो दोनों एक दूसरे के बीच में हमेशा ही 90 एंगल बनाएंगे, यानी वो एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल होते हैं। कर्व कभी ऑर्थोगोनल जब होते हैं तो कभी भी कर्व के बीच में एंगल 90 नहीं होता, उनकी टेंजेंट्स के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अगर दो कर्व हैं, एक कर्व का नाम मैंने C1 रखा, दूसरे का नाम मैंने C2 रखा, दोनों कर्व का एक इंटरसेक्शन में ले लूँ, P पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उन दोनों में मैंने एक टेंजेंट T1 और एक टेंजेंट T2 ड्रॉ की, और उन दोनों के बीच के एंगल को मैंने कहा कि थीटा हो सकता है। यानी एक का जो स्लोप है वो dy/dx हो जाए, दूसरे का जो स्लोप है वो dy/dx हो जाए, दोनों के स्लोप की मैं मल्टीप्लिकेशन कर दूं, और एक का स्लोप अगर m1 हो, दूसरे का स्लोप अगर m2 हो, क्योंकि दो कर्व हैं अलग अलग C1 और C2, और अगर दोनों कर्व की प्रोडक्ट -1 के बराबर हो जाए तो मेरे जो दोनों कर्व हैं वो एक दूसरे पे ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, यानी उनकी टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये तब हो सकता है जब मैं एनालिटिक फंक्शन की डेफिनेशन का यूज़ करूँ, क्योंकि मेरे फंक्शन एनालिटिक है तो मैं ux बराबर वी एक्स एंड वी वाई एंड वी एक्स बराबर यू वाई का यूज़ कर सकता हूँ। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले फंक्शन के पहले कर्व का स्लोप निकाला जिसे m1 कहा। सिमिलरली मैंने दूसरे का भी स्लोप निकाला जिसे मैंने m2 कहा। अब दोनों स्लोप निकल गए हैं m1 और m2। m1 और m2 में मैंने कोची रीमेन इक्वेशन का यूज़ किया, क्योंकि कोची रीमेन इक्वेशन का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि फंक्शन एनालिटिक है। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो कोची रीमेन इक्वेशन को वेरीफाई करेगा, मैंने वेरीफाई कराया। उसकी वैल्यू को मैंने रखा, एक m1 है और एक m2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके देखा, वो -1 के बराबर आया, यानी m1 m2 = -1। इसका मतलब ये हुआ कि जो दो टेंजेंट डाली गई थी C1 और C2 के ऊपर, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 एंगल बनाती हैं, और 90 एंगल बनाने का मतलब है कि दोनों कर्व एक दूसरे पर ऑर्थोगोनल है। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके सामने जो थ्योरम्स आ रही हैं उनके प्रूफ आपको तैयार नहीं करने, लेकिन स्टेटमेंट आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सारे स्टेटमेंट आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम आपके सामने आ रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आना ही है। इसने क्या कहा, कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो विद कांस्टेंट मॉडुलस, यानी अगर किसी फंक्शन का मॉडुलस fz, मेरे पास फंक्शन है, मैंने उसका मॉडुलस निकाला और वो कांस्टेंट हो तो फंक्शन भी कांस्टेंट ही होता है। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि अगर मेरा फंक्शन fz है और fz u प्लस iv है, और मैंने कहा कि इसका जो मॉडुलस है अगर वो कांस्टेंट हुआ, अगर ये कांस्टेंट हुआ, तो इसका मतलब ये है कि जो fz फंक्शन है यानी u प्लस iv वह भी कांस्टेंट ही होगा। ये हम कहना चाहते हैं इस थ्योरम में, यानी जो मॉडुलस होता है किसी भी एनालिटिक फंक्शन के कांस्टेंट का, वो हमेशा fz भी कांस्टेंट ही होता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, प्रूफ हालांकि आपको आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। fz = u प्लस iv, मेरे पास एक फंक्शन है जो कि एनालिटिक है। चूँकि मेरा फंक्शन एनालिटिक है तो इसीलिए हम एनालिटिक की डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर भी चाहें। मैं पहले ये लेकर के चला कि मेरा जो फंक्शन है उसका जो मॉडुलस है, जो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो किसी कांस्टेंट के बराबर है। अगर वो किसी कांस्टेंट के बराबर है तो u² + v² = c², यानी कांस्टेंट रहा होगा। इसके मैं अगर डेरिवेटिव निकालूं विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y, तो मेरी दो इक्वेशन बन जाएंगी। तो पहली इक्वेशन का जो मैंने डिफरेंशिएशन किया है u² + v² = c² का डेरिवेटिव निकाला विद रिस्पेक्ट टू u और विद रिस्पेक्ट u का विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। डेरिवेटिव निकालने के बाद मैंने उनको सॉल्व किया, क्योंकि दो साइमल्टेनियस इक्वेशन बन गई हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया तो मैंने ये पाया कि जो del u/del x है वो 0 के बराबर है,
और जो डेल यू अपॉन डेल वाई है या डेल वी अपॉन डेल एक्स है वो भी जीरो के बराबर है। अगर ये जीरो के बराबर हैं तो फिर तो इनके इंटीग्रेशन कांस्टेंट होने चाहिए, यानी u की वैल्यू भी किसी कांस्टेंट के बराबर होगी और v की वैल्यू भी किसी कांस्टेंट के बराबर होगी। u और v दोनों ही कांस्टेंट हैं, इसका मतलब दोनों का सम भी एक कांस्टेंट के ही बराबर आएगा। तो यानी अगर मैं किसी एनालिटिक फंक्शन के मॉडुलस को कांस्टेंट लेकर के चलूँ तो यानी फंक्शन भी कांस्टेंट ही होगा। ये हमने इस थ्योरम में पढ़ा। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो क्वेश्चंस को ले लेते हैं। जो भी लाप्लास इक्वेशन को वेरीफाई करेगा हम उसे कह सकते हैं कि वो फंक्शन एनालिटिक होगा, यानी एनालिटिक अगर u और v दोनों हो जाते हैं तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फंक्शन केवल u के लिए लाप्लास इक्वेशन को वेरीफाई करे तो u हार्मोनिक, और अगर v के लिए वेरीफाई करे तो यानी v हार्मोनिक। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मेरे पास u एक फंक्शन है, u इज़ e⁻x cos y, मैंने डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज़ e⁻x cos y। उसके बाद मैंने डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकाला, दिस इज e⁻x एंड साइन y, सॉरी e⁻x और cos y, ये भी e⁻x cos y के बराबर हो जाएगा, cos y। मैंने डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला, यानी दिस इज माइनस e⁻x और साइन y, और फिर डेल टू यू अपॉन डेल वाई 2 निकाला, तो दिस इज माइनस e⁻x एंड cos y। नाउ डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, दोनों का सम कर लेते हैं। अगर मुझे दोनों का सम करना है तो उसके लिए मुझे फर्स्ट टर्म मुझे ये चाहिए e⁻x cos y, और सेकंड टर्म मुझे ये चाहिए माइनस के e⁻x cos y। अब दोनों का सम निगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, यानी दिस इज इक्वल्स टू 0, दोनों का सम 0 के बराबर है। अगर दोनों का सम 0 के बराबर है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हो गया है कि जो मेरा फंक्शन u था, जो मेरा फंक्शन ये u है, दिस इज हार्मोनिक, यानी ये फंक्शन हार्मोनिक हो जाएगा। जो भी लाप्लास इक्वेशन को वेरीफाई करेगा वो फंक्शन हार्मोनिक होगा। अगर मुझे इस v के लिए ये कंडीशन बनानी है तो मैं इसके 2 बार डेरिवेटिव निकालूं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y, दोनों का सम करूं। अगर वो 0 के बराबर है तो वो हार्मोनिक है, और नहीं है तो वो हार्मोनिक नहीं है। सिमिलरली अगर ये मेरे पास फंक्शन है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं विद रिस्पेक्ट टू x, 2 बार डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालूं और डेल टू यू अपॉन डेल वी स्क्वायर निकालूं, दोनों का सम करूं। अगर वो दोनों का सम 0 के बराबर आ जाए तो ये फंक्शन जो u गिवन है ये हार्मोनिक हो जाएगा। यानी इस तरीके से मैं देख सकता हूँ कि मेरा फंक्शन कब हार्मोनिक होगा। अगर कोई भी इस लाप्लास इक्वेशन को वेरीफाई करेगा तो वो हार्मोनिक हो जाएगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं, ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर ओरिजिन पर मुझे फंक्शन को एनालिटिक दिखाना हो तो मैं कैसे अपने फंक्शन को एनालिटिक दिखाऊंगा, यानी ओरिजिन के ऊपर मेरा फंक्शन कैसे एनालिटिक होता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।